नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते और खिलजी वंश उनमें से एक है। ये सल्तनत काल का एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं क्रांतिकारी दौर था। तो चलिए आज इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं और एग्जाम के लिए खुद को तैयार करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा सवाल जो एग्जाम्स में बार बार आता है। इसका जवाब इस डायनेस्टिक के सबसे पावरफुल सुल्तान और उसके जबरदस्त सुधारों में छिपा है। साथ बने रहिए, जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो कहानी शुरू होती है खिलजी क्रांति से। देखिए, इसे सिर्फ एक वंश का बदलना मत समझिए। ये सत्ता और शासन को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव था, जिसने दिल्ली सल्तनत की पूरी दिशा ही बदल दी। तो टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने इस वंश की नींव रखी। उन्होंने उदार निरंकुशता का एक बड़ा ही दिलचस्प आइडिया पेश किया। मतलब वो कठोर सजा देने की बजाय थोड़ी नरमी से शासन करना चाहते थे। उस जमाने के हिसाब से ये एक नई बात थी। लेकिन ठीक 6 साल बाद उनके ही भतीजे अलाउद्दीन ने देवगिरी पर हमला करके ये साफ कर दिया कि उसके इरादे बहुत बड़े हैं। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, अलाउद्दीन खिलजी। वो सिर्फ एक सुल्तान नहीं था, उसकी एम्बिशन, उसकी सोच बहुत बड़ी थी, दुनिया जीतने की और एक बिल्कुल नए तरह का राज बनाने की। अलाउद्दीन ने खुद को एक जबरदस्त उपाधि दी, सिकंदर ए सानी, यानी दूसरा अलेक्जेंडर। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, उसने इसे अपने सिक्कों पर भी खुदवाया था। सोचिए, ये उसकी वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट की गहरी इच्छा को दिखाता है। और ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन ने राज करने का तरीका ही बदल दिया। वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने कहा कि धर्म और राजनीति अलग अलग हैं। उसने उलेमाओं यानी रिलीजियस स्कॉलर्स के असर को पूरी तरह से नकार दिया। उस वक्त के लिए ये एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम था। उसका बस एक ही लक्ष्य था, एक एब्सोल्यूट पावरफुल स्टेट बनाना जो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के लिए लॉयल हो। अब इतनी बड़ी पावर को बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन को पता था कि उसे सिस्टम में बड़े बदलाव करने होंगे। चलिए अब उसके फेमस रिफॉर्म्स पर चलते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अलाउद्दीन ने विद्रोह की जड़ पर ही वार किया। उसने एक एक करके 4 ऐसे अध्यादेश निकाले जिसने अमीरों की कमर तोड़ दी। पहला, उनकी सारी जमीनें छीनकर उनकी इकोनॉमिक पावर खत्म कर दी। दूसरा, एक टॉप क्लास स्पाइस सिस्टम बनाया ताकि हर चीज पर नजर रहे। तीसरा, शराब की पार्टियों और महफिलों पर बैन लगा दिया क्योंकि अक्सर वहीं पर साजिशें होती थीं। और चौथा, अमीरों की शादियों पर भी कंट्रोल कर लिया ताकि वो आपस में रिश्ते बनाकर ज्यादा ताकतवर ना हो जाएं। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार की बात करें तो ये टर्म याद रखना बहुत जरूरी है, दीवाने मुस्तखराज। ये रेवेन्यू ड्यूज को कलेक्ट करने के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट था। मतलब सीधा था, स्टेट का पैसा हर हाल में वसूला जाएगा, कोई बच नहीं सकता। जरा इस नंबर को देखिए, 50%। अलाउद्दीन ने जमीन को नापकर लैंड टैक्स, जिसे खराज कहते थे, उपज का 50% फिक्स कर दिया। ये रेवोल्यूशनरी था क्योंकि पहली बार किसी सुल्तान ने अंदाजे पर नहीं बल्कि एक्चुअल मेजरमेंट के आधार पर टैक्स लगाया था। इससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आई। और अब आते हैं उसके सबसे फेमस रिफॉर्म पर, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, मार्केट कंट्रोल। उसने सुई से लेकर घोड़े तक हर चीज की कीमत फिक्स कर दी और उसे सख्ती से लागू किया। पर क्यों? इसका मेन रीजन था एक बहुत बड़ी आर्मी को कम सैलरी पर मेंटेन करना। भाई, अगर सैनिकों को सामान सस्ता मिलेगा तो उन्हें कम सैलरी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक ब्रिलियंट इकोनॉमिक मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। अलाउद्दीन के सुधारों का सीधा नतीजा क्या हुआ? एक विशाल और ताकतवर सेना। तो अब देखते हैं कि इस सेना ने किन किन जीतों को अंजाम दिया और इसके पीछे कौन से महान सेनापति थे। ये उपनाम था अलाउद्दीन के सबसे खास और भरोसेमंद जनरल का। कोई अंदाजा लगा सकता है कि उसे ये नाम क्यों मिला? ये उसकी कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। जी हाँ, 1000 दिनारी था मलिक काफूर। उसे गुजरात की जीत के दौरान 1000 दिनार में खरीदा गया था और इसीलिए उसका ये नाम पड़ा। वो अलाउद्दीन के साउथ इंडिया के सक्सेसफुल कैंपेन्स का मेन आर्किटेक्ट बना, जिसने सल्तनत की सीमाओं को बहुत दूर तक फैलाया। लेकिन काफूर अकेला नहीं था। जफर खान भी अलाउद्दीन का एक बेहतरीन जनरल था जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। कहते हैं कि मंगोल उसके नाम से इतना डरते थे कि अपने घोड़ों से कहते थे, क्या तुमने जफर खान को देख लिया है जो पानी नहीं पी रहे? बदकिस्मती से वो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। और हाँ, चित्तौड़ अभियान का जिक्र करना भी जरूरी है।
रानी पद्मिनी और राणा रतन सिंह की जो मशहूर कहानी है, उसका आधार मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य पद्मावत है, जो इस घटना के लगभग 200 साल बाद लिखा गया था। चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसे फटाफट रिवाइज करते हैं। ये एक रैपिड फायर राउंड है, एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट, ताकि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिमाग में बैठ जाएं। याद है हमने किससे शुरुआत की थी? वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईडी में, और वो एम्बिशियस टाइटल दूसरा सिकंदर, वो था अलाउद्दीन खिलजी का। और वो चौंका देने वाला लैंड टैक्स कितना था उपज का? 50%। अलाउद्दीन का सबसे भरोसेमंद सेनापति 1000 दिनारी, वो था मलिक काफूर। और रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए वो स्पेशल डिपार्टमेंट, उसे कहते थे दीवान मुस्तखराज। आखिर में रानी पद्मिनी की मशहूर कहानी का सोर्स वो है मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत। तो आखिर में वो कौन था जिसने जमीन को नपवाया और पहली बार धर्म को राजनीति से अलग किया? जवाब है अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा शासक जिसने अपनी दूर की सोच और कठोर नीतियों से दिल्ली सल्तनत को हमेशा के लिए बदल दिया। उम्मीद है ये पूरी चर्चा आपकी तैयारी में मदद करेगी। शुभकामनाएं।